दिव्यांश ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथियों। तो आज हम इकोनॉमिक्स का अगला भाग शुरू करेंगे कि आपका क्या है, इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर है, उसी का क्या है थोड़ा सा पार्ट बाय पार्ट कर रहे हैं। तो जो भी मेरा प्लेलिस्ट होगा देखिएगा क्या होगा, पार्ट बाय पार्ट होगा। क्या होगा वो, भाग 1, 2, 3 प्लेलिस्ट में जाएगा आपको सब्जेक्ट, और उसका पार्ट बाय पार्ट क्लास मिल जाएगा आपको पर सब्जेक्ट का, पर चैप्टर का। तो आज हम इसका छठा भाग चल रहे हैं। आपके इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 भाग 6 है। 2 से 3 क्लास में आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अगले टॉपिक या अगले बुक पर चलेंगे, इतिहास या नागरिक पर शुरुआत करेंगे, या देखते हैं कि जो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा उसको शुरुआत कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके यद्यपि राष्ट्रीय आय की गणना उपरोक्त 5 तरीकों से होती है। राष्ट्रीय आय की गणना कितने तरीके से किए जाते हैं मेरे साथियों? 5 तरीके से। कितने तरीके से याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आय की गणना कितने तरीके से किया जा सकता है? तो कितने तरीके से? 5 तरीके से किया जा सकता है। उसके बारे में चर्चा करेंगे कौन कौन तरीका है। फिर भी आर्थिक दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र में उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि सबसे सहज है। 5 तरीके हैं ना राष्ट्रीय आय मापने का, पीछे पढ़ाए थे ना 5 मेथड। उस 5 में से अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में उत्पादन की जो गणना होती है विधि, उत्पादन गणना विधि पढ़ाए थे ना, और आय गणना विधि सहज है। सहज माने क्या था? आसान। सहज माने आसान, इजी है। वैज्ञानिक और व्यावहारिक तरीका है। ये जो 2 तरीका है कौन कौन? उत्पादन और आय गणना विधि। ये क्या है? हर जगह इसका मान्यता है। ये दोनों विधि का आपको हर जगह मान्यता मिल जाएगा। जैसे 1, 2, 3, 4 पढ़ते हैं हम लोग, 1, 2 ये पढ़ते हैं ना, 1, 2, 3। ये भारत में भी देखिए इसको मानते हैं, अमेरिका में भी यही मानेगा, चीन में भी यही मानेगा। हर जगह इसको अंक को ये 1, आप जैसे ये 1 इस तरह से लिखिएगा पहचान जाएगा कि वो 1 है। इस तरह से 2 लिखिएगा तो आदमी क्या पहचान जाएगा कि दुनिया का कोई आदमी है कि ये 2 है। क्योंकि क्या है, दुनिया में इसका एक बना हुआ है, मानक बना हुआ है कि 2 ऐसे ही लिखाएगा, 3 ये ऐसे ही यही चिन्ह से लिखाएगा। जैसे केजी मापते हैं, 1 किलो 2 किलो, तो जैसे भारत में 1 किलो, तो अमेरिका में थोड़ी वो चेंज हो जाएगा, 4 किलो कहला जाएगा या दूसरा चीज नहीं। भारत में वो किलो कहलाता है, तो अमेरिका में भी वो 1 ही किलो कहलाएगा, जापान में भी वो 1 ही किलो कहलाएगा। तो उसी तरह से ये जो दोनों विधि है, उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि, जो है वैज्ञानिक तरीके से और व्यवहारिक तरीका है। ये हर जगह इसका मान्यता है। दुनिया में कहीं जाइएगा तो ये दोनों विधि से आपको मान्यता मिल जाएगा। तरीका है जिसके आधार पर राष्ट्रीय आय की क्या है, गणना की जाती है। यहां आसानी समझो, एक बार फिर इसको समझा देते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। कितने तरीके हैं मेरे साथियों? 5 तरीके हैं। 5 में से अर्थशास्त्री द्वारा जो है, इकोनॉमिस्ट है, 2 तरीका है उसको ज्यादा महत्व देते हैं। कौन कौन? उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि। इसको क्या है, साइंटिफिक और व्यवहारिक तरीका माना जाता है। इसका मान्यता हर जगह है, जिसके आधार पर क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां हैं। जैसा कि हर काम में कठिनाइयां है, वैसे ही क्या है, राष्ट्रीय आय में भी बहुत सारे डिफिकल्टी है। कौन कौन सा डिफिकल्टी है उसको भी पढ़ेंगे। डिफिकल्टी इन मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब मेरे साथियों
मापना होता है। ऑफ क्या चीज मापेंगे? नेशनल इनकम मापेंगे। क्या मापेंगे साथियों? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। किसी भी राष्ट्र की आय आर्थिक स्थिति को जानने के लिए उस देश की राष्ट्रीय आय को जानना आवश्यक होता है। इसको देखिए और अच्छे समझाते हैं। जैसे किसी आदमी का, हम लोग समाज में क्या बोलते हैं? औकात। क्या बोलते हैं? ठेठ भाषा में किसी का औकात मापते हैं। आजकल तो आदमी देखते क्या पूछते, आप क्या करते हैं? तो क्या कहने का क्या उनका तात्पर्य पता है? कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, उसके अनुसार आपको इज्जत मिलेगा, उसके अनुसार आपको इज्जत दिया जाएगा। जैसे आदमी कह दिया हम आईएएस हैं, तो उसको इस लेवल के बेचारा की इज्जत मिलेगा। वो आदमी बोल दिया हम हवलदार हैं, तो बोल उस लेवल को उसको इज्जत मिलेगा। कोई आदमी बोल दिया हम नहीं कुछ करते हैं, उसको बेचारा को उस लेवल को इज्जत मिलेगा। आपको बताने की जरूरत है नहीं। तो वही है, उसी तरीका है जैसे आदमी का हैसियत मापते हैं, उसी तरीके से हम लोग क्या है? राष्ट्रीय आय को मापते हैं। उस देश का औकात जानने के लिए उस देश का क्या है? राष्ट्रीय आय मापते हैं। उस देश का राष्ट्रीय आय मापते हैं जी। क्योंकि जिस देश का क्या होगा? राष्ट्रीय आय जितना ज्यादा होगा, जितना क्या होगा? ज्यादा होगा राष्ट्रीय, वो देश उतना संपन्न होगा। जिस देश का क्या होगा मेरे साथियों? आय जितना ज्यादा होगा, राष्ट्रीय आय क्या होगा? वो राष्ट्र उतना संपन्न होगा, वो उतना अच्छा होगा। जिस आदमी का आय जितना होगा उसका स्टैंडर्ड होगा कि अच्छा नहीं होगा, उसमें बताने की जरूरत है। तो किसी राष्ट्र की क्या है? आर्थिक स्थिति, देश कैसा है, अमीर है कि गरीब है, उसको जानने के लिए क्या जानना पड़ता है? उसका राष्ट्रीय आय, मतलब क्या इनकम है उस देश का। जैसे हम किसी आदमी का जानते हैं कि इनकम क्या है, उसका घर की स्थिति कैसी है, उसके अनुसार काम करते हैं उसके साथ समाज में। तो वैसे देश लेवल पर भी होता है। क्या होता है देश लेवल पर? कि मापते हैं कि उस देश का स्थिति कैसा है, उसके अनुसार उस देश को भी इज्जत दिया जाता है। जैसे जो यूरोपियन देश है, अमेरिकन देश है, अमेरिका, तो सबको इज्जत मिलता है। मिलता है, क्यों मिलता है? क्योंकि उस देश का क्या? राष्ट्रीय आय बाबू बहुत ज्यादा है। मेरे प्यारे साथियों, उस देश का आय क्या है? बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको इज्जत ज्यादा मिलता है, वैल्यू। घर में ही देखिए ना, जो आदमी क्या है? काम करता है, पैसा लाता है, उसका वैल्यू है कि नहीं है? और आप नहीं लाते हो तो आपका वैल्यू पता कर लीजिएगा, दोनों की तुलना कैसा होगा। राष्ट्रीय आय देश के आर्थिक विकास का सहज मापदंड है। राष्ट्रीय आय क्या है? देश का आर्थिक विकास मापा जाता है इससे। राष्ट्रीय आय से क्या है? देश का विकास भी मापा जाता है, जो उस देश के प्रति व्यक्ति आय के योग से निकाला जाता है। देख लीजिए कचपिच हो गया, थोड़ा सा साफ कर देते हैं। राष्ट्रीय आय से देश का क्या है? आर्थिक विकास भी मापा जाता है कि देश कितना विकसित है। क्योंकि सिंपल सी बात है मेरे साथियों, आएगा पैसा तभी ना राष्ट्र विकास करेगा। सड़क बनाएगा, रेल बनाएगा, बिजली बनाएगा, बहुत सारे चीज होते हैं। रक्षा में खर्च करेगा, एजुकेशन में खर्च करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करेगा। पैसा रहेगा तभी ना देश के पास। जो उस देश के प्रति व्यक्ति आय के योग से निकाला जाता है। राष्ट्रीय आय कहां से निकाला जाता है? प्रति व्यक्ति आय से। राष्ट्रीय आय मेरे साथियों कहां से निकाला जाता है? याद कीजिएगा उसको, प्रति व्यक्ति आय के योग से निकाला जाता है राष्ट्रीय आय। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आय के आधार पर ही विश्व के विभिन्न देशों को हम विकसित, विकासशील और अर्ध विकसित राष्ट्र की श्रेणी में मूल्यांकन करते हैं। अभी इसको भी समझ लीजिए। जैसे आदमी को हैसियत के अनुसार भी बताया ना, कोई आदमी आईपीएस है तो उसको उस दर्जा पर रखा जाता है, कोई बेचारा हवलदार है तो उसको उस स्तर पर रखा जाता है, कोई बेचारा बेरोजगार है तो उसको उस स्तर पर रखा जाता है। तो वही यहाँ पर है कि जो सबसे ऊपर है आय में, कमाने में, रैंक में, उसको क्या बोलेंगे? विकसित बोलेंगे। मेरे प्यारे साथियों क्या बोलेंगे? उसको विकसित बोलेंगे।
और बेचारा जो हवलदार रैंक के है, नीचे रैंक के है, ग्रुप डी लेवल का, उसको विकासशील बोलेंगे। उदाहरण के लिए हम समझा रहे हैं कि आईपीएस रैंक जो बड़ा अधिकारी हो गया वो हो गया विकसित, उदाहरण के रूप में हम दे रहे हैं। और जो अधिकारी से नीचे रैंक का हो गया वो क्या हो गया, विकासशील देश। और जो बेचारा सबसे नीचे हो गया, जो कोई जी कुड़ के नहीं है, वो कहा गया अर्ध विकसित। जैसे अफ्रीकन देश है, कोई वैल्यू है बेचारा का। अर्ध विकसित का मतलब समझ लीजिए, मतलब जिसको छिटपुट बेचारा का पैसा आ रहा है। जैसे बेरोजगार आदमी क्या, उसको कभी काम मिल गया, कभी नहीं मिला। कभी काम मिला तो पैसा आया, नहीं मिला तो बेचारा बैठा ना। तो वैसे ही अर्ध विकसित देश हो गया वो। अब इसको और अच्छे देखिए बता देते हैं कि जो देश क्या है, जिसका आर्थिक आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय ऊंचा है, ज्यादा है, आमदनी जिस देश का ज्यादा है, आय ज्यादा है, वो विकसित कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विकसित कहलाएगा। और उसका क्या है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय विकसित की तुलना में कम है, तो क्या कहलाएगा, विकासशील कहलाएगा। और जिसका बहुत कम है, जिसका राष्ट्रीय आय बहुत नीचे है, वो क्या कहलाएगा, अविकसित कहलाएगा, अर्ध विकसित कहलाएगा, अर्ध विकसित कहलाएगा वो, या विकसित भी बोल सकते हैं उसको, गरीब देश। यद्यपि राष्ट्रीय आय राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को आंकने का सर्वमान्य माप है। और राष्ट्रीय आय क्या है, आर्थिक स्थिति मापने का क्या है, हर देश को इसी से मापा जाता है, इसी फॉर्मूले से। हर देश को राष्ट्रीय उसका आर्थिक जो स्थिति मापते हैं, किससे मापते हैं, राष्ट्रीय आय से। खाली भारत ही नहीं, सभी देश, चीन, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, कोई भी देश ले लीजिए, उसका जब आर्थिक स्थिति मापेंगे तो क्या मापेंगे, उस किससे मापा जाएगा, उसका भी राष्ट्रीय आय से ही मापा जाएगा। किससे मापा जाएगा, राष्ट्रीय आय से, कोई भी देश का। और राष्ट्रीय आय से ही पता चल जाएगा उसका देश का स्थिति कैसा है, स्टैंडर्ड कैसा है, विकसित है, विकासशील है, या अर्ध विकसित है, या गरीब है। फिर भी हमें व्यवहारिक रूप में राष्ट्रीय आय की गणना करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मगर क्या है, राष्ट्रीय आय निकालने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, मुश्किल होता है। क्या होता है, मुश्किल होता है, जिससे संक्षिप्त में हम निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ जो कठिनाइयां आती है राष्ट्रीय आय को इकट्ठा करने में, पता करने में, उसको हम यहाँ चर्चा करेंगे। देख रहे हैं, कोई भी देश हो मेरे प्यारे साथियों, कोई भी देश हो, जिसका आर्थिक स्थिति पता करना है ना, कि अमेरिका का कनाडा कैसा है, उसका क्या है, सिर्फ राष्ट्रीय आय पता कर लेंगे, अपने पता चल जाएगा क्या औकात है, कितना बुखार है, कि थर्मामीटर से मापते हैं बुखार की नहीं। वैसे ही राष्ट्रीय क्या है, थर्मामीटर है हर देश का, पता चला देगा कितना बेचारा में दम है। और देखिए, पहला क्या प्रॉब्लम, राष्ट्रीय आय के इकट्ठा करने में पहला क्या समस्या है, पहला क्या दिक्कत है, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयां, डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग डाटा। ये डाटा प्लूरल रूप है, इसका सिंगुलर होता है डाटम। पूरे देश के लोगों के आय को हम उत्पादन के रूप में या उसकी आय के रूप में देखते हैं। यहां कुछ छूट गया है, क्या है मेरे साथियों, देश के लोगों के आय को हम उत्पादन के रूप में या उसकी आय के रूप में देखते हैं। और इस आंकड़ों को एकत्र करने में अनेक कठिनाइयां, यहाँ कठिनाइयां हैं, आती है। यदि सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हो तो राष्ट्र के विकास की सही स्थिति प्राप्त नहीं होगी। इस लाइन को देखिए, आपको डिटेल से समझा देते हैं क्या क्या दिक्कत होता है। जैसे राष्ट्रीय आय की जब गणना होती है तो आंकड़े में क्या होती है, कुछ डिफिकल्टी होती है डाटा इकट्ठा करने में। जैसे इकट्ठा करने आएगा तो एक आदमी तो आएगा नहीं इकट्ठा करने, वो जब इकट्ठा करेगा तो देखते होंगे बिहार के, जैसे इसको उदाहरण हम दूसरा तरीके से दे रहे हैं, बोट के माध्यम से। जैसे
जब जनगणना होती है तो देखिए क्या होता है, बिहार के कुछ लोग बाहर रहते हैं, दूसरे राज्य में रहते हैं ना, उसको इससे तुलना करके फिर बता देंगे आपको। जैसे बिहार के कुछ लोग कहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं। जब जनगणना होगा आते हैं गिनने के लिए, वो परिवार से पूछते हैं ना, परिवार से पूछते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, तो घर वाले तो बता दिए इतने लोग हैं। अब उनको तो पता नहीं कि ये आदमी चल गया बाहर कमाने के लिए दूसरे राज्य। अब उस राज्य में भी गणना होगी, क्योंकि गणना के पूरे देश की होती है। अब वही आदमी का डाटा यहाँ भी लिखा गया बिहार में भी। अब वही आदमी का जब जनगणना वहां हुआ दिल्ली में, तो दिल्ली में भी उसका हो गया, क्योंकि वहां रह रहा है। जो गिनने वाले होते क्या था, वो घर घर जाके देखते हैं ना, आदमी पूछते हैं कितने आदमी हैं, ये एक ही आदमी का क्या हो गया, दो जगह डाटा लिखा गया। एक ही आदमी का बिहार में भी गणना हो गया, और दिल्ली में कमा रहा है, मुंबई में कमा रहा है, वहां भी उसका जनगणना हो गया। तो डाटा में थोड़ा मिसमैच होगा कि नहीं होगा, एक ही आदमी दो जगह गया तो वही यहाँ पर भी होता है। जब राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जब प्रति व्यक्ति आय को जोड़ा जाता है, जो किया जाता है ना, निकाला जाता है प्रति व्यक्ति आय से, तो वहां कुछ क्या होता है, डाटा में कठिनाइयां आ जाती हैं। ठीक, आज ऐसा करते हैं, समझ गए होंगे ये लाइन। अब दूसरा देखिए क्या डिफिकल्टी आती है। दूसरा देखिए, दोहरी गणना की संभावना अभी तुरंत बताएं। डाटा को इकट्ठा करने में क्या होती है, पहले तो डाटा इकट्ठा करने में दिक्कत होती है कि हर घर जाना, उसका डाटा तैयार करना कि आपके घर में आदमी कितना कमाते हैं, प्रति व्यक्ति आय, आमदनी कितना है, उस डाटा में ही दिक्कत होगा। और दूसरा, क्योंकि देखिए आदमी क्या बड़ी झूठ बोलता है कमाई के मामले में, कमाएगा कितना बेचारा, बोल देगा कितना, इससे भी दिक्कत होगा डाटा इकट्ठा करने में। कमाएगा बेचारा 10,000, बोल देगा 25,000, तो डाटा में उसको दिक्कत होगा कि नहीं होगा, मिसमैच होगा वहां पर, वो भी दिक्कत होगा एक। दूसरा है दोहरी गणना की पॉसिबिलिटी, अभी तुरंत बताए कि आदमी एक बिहार में भी है और बाहर कमाने गया, तो दोनों को बेचारा का जुड़ गया, वो भी दिक्कत हो जाएगा। पूरे राष्ट्र के लोगों की उत्पादन अथवा आय के आंकड़ों को एकत्र करना सहज नहीं होता। भौगोलिक और मानवीय संसाधन की संरचना ऐसी होती है कि कभी कभी एक ही आय उत्पादन को देश के दो स्थानों पर अंकित कर दिया जाता है, जिस कारण से वास्तविक आय से अधिक आय दिखने लगती है। अभी पूरा डाटा क्या होता है, जुड़ जाता है। जनगणना के उदाहरण दिए थे, तो वही देखिए बता रहा है कि नहीं, कि एक ही आदमी का क्या है, यहाँ भी जुट गया और वहां भी जुट गया। तो क्या है, जब दोनों जुट जाएगा तो सीधा डबल ट्रिपल नहीं हो जाएगा, आमदनी दिख जाएगा, वही हो रहा है, दिक्कत हो रहा है उससे। तो दोहरी का है गणना में कठिनाइयां होती है, दोहरी गणना हो जाती है। आगे देखिए, तीसरी क्या दिक्कत है, परेशानियां हैं, मूल्य के मापने में कठिनाइयां। ये बात तो और ज्यादा कठिनाई आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखिएगा नारियल पानी साउथ में कितना में मिलता है, बिहार में कितना मिलता है, दिल्ली में कितना मिलता है, देखिएगा अंतर पता चल जाएगा। एक ही सामान का क्या है, हर जगह अलग अलग दाम है। उदाहरण देके बता रहे हैं, नारियल पीते, नारियल पानी पीजिए, फायदा करता है वो, तो देखिएगा साउथ जहां होता है उसका दाम वहां 15-20 रुपया है, बिहार में 80-100 रुपया हो जाता है, दिल्ली में पता नहीं कितना हो जाता होगा, मुंबई में पता नहीं कितना हो जाता होगा दाम। तो दाम भी देखिए क्या अलग लगेगा, तो मूल्य मापने में कठिनाई होगा कि नहीं, मूल्य मापने में कठिनाई होती है, मूल्य मापने में भी मेरे साथियों बहुत कठिनाई होती है। बाजार स्थिति में प्रायः हम देखते हैं कि एक ही वस्तु की कई व्यापारिक स्थिति से गुजरने के कारण उस वस्तु के मूल्य में भिन्नता आती है। वस्तु की कीमत की यह विभिन्नता इसलिए होती है कि विक्रेताओं के एक वर्ग से दूसरे वर्ग तक जाने में उसका यातायात खर्च, विक्रय व्यवस्था, विज्ञापन खर्च, विक्रेताओं के मुनाफे की राशि, उसमें सब जुट जाता है। इसको भी देखिए और अच्छे से समझा देते हैं। मूल्य के मापने में क्या क्या कोनट नारियल पानी पिए होंगे, कहीं पर उसका दाम कुछ, कहीं पर दिन। और दूसरे सामान के उदाहरण अगर समझाएं तो उसमें देखिए क्या होता है, जब वस्तु बना तो उसका कुछ कॉस्ट होता है,
जब वस्तु बना मेरे साथियों तो उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, मान के चलिए 100 रुपया है। उस सामान का बनाने का लागत कितना है, 100 रुपया है। अब क्या होगा, इसमें यातायात, फैक्ट्री में सामान बनेगा तो गाड़ी से क्या होगा, जाएगा होलसेलर ही। सामान बना 100 रुपया में तो सामान जाएगा ना, अब सामान क्या है, जाएगा यहाँ पर दुकान में, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अब मान के चलिए इसको भेजने में 5 रुपया खर्च लगा, 105 रुपया हो गया। यहाँ पर फैक्ट्री से सामान को होलसेलर नहीं आता, पहले फैक्ट्री से खरीद के सामान, उसके बाद ये 105 रुपया हो गया। अब क्या करेगा, इस पर विज्ञापन खर्च करेगा कंपनी। इसी पर अब क्या करेगा, प्रचार। देखते हैं ना हर सामान का आजकल टीवी पर कितना होता है, तो प्रचार क्या है, फ्री में थोड़े होता है, उसमें भी करोड़ों करोड़ रुपया फूकाता है। प्रचार एडवर्टाइजमेंट में करोड़ रुपया, सबसे पहले तो करोड़ रुपया वही ले लेता है जो हीरो हीरोइन उसका प्रचार करेगा। फिर टीवी वाला अलग से उसको प्रचार, इतना सेकंड का इतना रुपया लेंगे, इतना दिन दिखाने का वो अलग से लेगा। तो वो सब भी क्या इसी पर जुटेगा। तो मान के चलिए 105 रुपया का सामान हो जाएगा बढ़कर 110 रुपया हो गया, विज्ञापन वाला खर्च भी जुट गया उस पर। और विक्रेता, अब ये जाएगा होलसेलर वाला है, उससे अब जाएगा नीचे रिटेलर के पास। जब कंपनी वाला है वो भी अपन मुनाफा उसमें रख लिया, सब खर्चा करके ट्रांसपोर्टेशन से भेजवा के, विज्ञापन वाला सब खर्चा जोड़ दिया इसी पर, तो 110 हो गया। अब 110 से क्या होगा, जो क्या है, जैसे जैसे नीचे आते जाएगा कंज्यूमर तक, वो अपना मान कर चलिए 5-5 रुपया प्रॉफिट, तो 115 रुपया हो गया। तो यही देखिए कठिनाई होगा कि नहीं, बना चीज 100 रुपया में, अब मार्केट में कितना आया, 115 रुपया। उदाहरण देके बता रहे हैं, ये कठिनाई होगी कि नहीं होगी उसको मापने में। 100 रुपया का चीज 115 हो गया, बीच में कुछ खर्चा हुआ इसमें मार्केट तक पहुंचाने में, कुछ आदमी जो इसको मार्केट तक लाया बेचा, आप जब लाएंगे तो लाने का खर्च सब चीज उस पर जोड़ा हुआ, इसलिए दाम तक हर चीज का बढ़ा हुआ रहता है वो। फिर टैक्स भी होगा इस पर, टैक्स भी सरकार लेगी नहीं, तो तभी अभी जोड़वे नहीं किए तो और महंगा होगा ये। यही उदाहरण देकर समझा रहे थे साथियों, क्या कि मूल्य मापने में क्या कठिनाई होती है, चीजों पर क्या है अलग अलग प्रकार के क्या आते हैं, दाम थोप दिए जाते हैं, जिससे क्या होती है, चीज के दाम है इतना, अब बढ़ के हो जाएगा इतना। चीज के दाम मान के चलिए 10 रुपया, वो हो जाएगा 20 रुपया का, कंज्यूमर तक, आप तक पहुंचते पहुंचते। उससे क्या होती है, मापने में कठिनाई होती है। आगे दे उदाहरण, चीनी मूल्य कारखानों में कम होता है। अभी तुरंत बोले कि फैक्ट्री में कोई सामान बनता है तो उसका लागत क्या होता है, बहुत कम होता है। अभी उदाहरण देख रहे होंगे, एप्पल मोबाइल जो है, देखे होंगे ना आजकल, जो जब अमेरिका चीन पर प्रतिबंध लगा रहा था तो देखे ना, चीन वाला सब उसका दाम उल्लेख कर रहा था, जो महंगा महंगा लाखों का बैग आता वो कुछ हजार में बन रहा था कि नहीं। तो वही उदाहरण के लिए बताया, अभी तुरंत बताया कि फैक्ट्री में कोई सामान बनता है ना तो उसका दाम बहुत कम रहता है। जैसे पेन बना होगा ना, मान के चलिए जो भी इसका दाम होगा, फैक्ट्री में इसका दाम बहुत कम होगा। इस पर क्या खर्चा जुटेगा, प्रचार का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जुटेगा ना। उसके बाद सरकार के टैक्स भी इसी पर जोड़े जाएगा। उसके बाद फिर मार्केट में आएगा जब बिकने के लिए, तो जो रिटेलर जिससे आप दुकान से खरीदेगा वो अपन प्रॉफिट लेगा, होलसेलर वाला अपन प्रॉफिट लेगा, सब खर्चा जुट जुट के बेचारा बहुत महंगा हो जाता है ये सामान। 10 रुपया का सामान मन 20 रुपया हो गया, सीधे दोगुना डबल। तो आप तो लिए थे 20 रुपया दिए ना, जबकि बनाते ये 10 रुपया का है। सब अपना प्रॉफिट सब चीज रख के दिया इस पर।
वह थोक विक्रेता के पास जाता है तो उस मूल्य में बढ़ोतरी होती है। वही बोल रहा है, जब फैक्ट्री में बना तो उसका दाम कम था। थोक विक्रेता जिसको होलसेलर बोलते हैं, थोक विक्रेता किसको बोलते हैं? होलसेलर को, जो बड़े मात्रा में फैक्ट्री से सामान खरीदता है। बट और अंत में जब खुदरा, खुदरा मतलब जो मार्केट में बेचता है ना दुकानदार, वो छोटा दुकानदार होता है। होलसेलर वाला के पास, अगर किन्हीं के पास दुकान होगी तो मेरी बात और अच्छे से आपको समझ में आता होगा। होलसेलर होता है, एक रिटेलर होता है, कंपनी होता है, कंपनी बनाएगा, होलसेलर वाला को देगा, होलसेलर देगा नीचे खुदरा वाला को, दुकानदार को, और खुदरा दुकानदार क्या देगा? कंज्यूमर को देगा। हम लोग जैसे जो खरीदेंगे सामान बाजार में जाकर, उनसे लेंगे जाकर। तो सब क्या है, अपना अपना प्रॉफिट लेगा, कंपनी भी प्रॉफिट ले लेगा इस पेन पर, थोक विक्रेता जो होलसेलर है वो भी कुछ प्रॉफिट लेगा, और जो खुदरा व्यापारी है जो बाजार में दुकान खोल कर बैठा है वो भी इस पर अपना प्रॉफिट लेगा। सरकार अलग से टैक्स लेगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी इसी पर बैठेगा, उसके बाद फिर प्रचार जो होगा उस पर खर्चा इसी पर बैठेगा, तो दाम क्या होगा? अपने महंगा होगा ही होगा। जाते जाते खुदरा विक्रेता के पास जाते जाते उसकी कीमत पूर्व की अपेक्षा काफी अधिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में अक्सर विक्रय के दो बिंदुओं पर अलग अलग रूप मिलता है आंकड़ों का जोड़ने को राष्ट्रीय आय की भ्रामक स्थिति पैदा होने की संभावना रहती है। अभी तुरंत ने बताया साथियों, क्या बताए कि कंपनी बना कुछ, मार्केट में आया कुछ, वही ये उदाहरण देके बता रहा है। इससे क्या होती है? डाटा इकट्ठा करने में दिक्कत होती है। जैसे आप ही का घर का हिसाब है कि आपको मम्मी दिए इतना रुपया, जाओ बाजार से इतना सामान ले आओ, आप खर्चा बता रहे हैं इतना, तो भ्रामक होगा कि नहीं? उनको लगेगा ने कि इतना रुपया दिए, इतना तो कुछ मिस मैच हुआ इधर उधर। वही यहाँ पर हो रहा है। देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उपरोक्त बातों पर ध्यान देने से आंकड़ा स्पष्ट, व्यवहारिक और विश्वसनीय प्राप्त होता है। अभी अभी तुरंत पढ़े 4 गो आंकड़ा इकट्ठा करने में, देखिए क्या क्या दिक्कत आ रहा था। दोहरी मापन, डाटा इकट्ठा करने में दिक्कत आ रहा था ना, दिक्कत। जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के संग्रहण मतलब इकट्ठा के क्रम में यह आवश्यक होता है कि पूरे राष्ट्र के एक ही मापदंड अपनाया जाए। जो डाटा इकट्ठा बेचारा करते हैं क्या, उनको अलग अलग जाते हैं तो अलग अलग दाम मिलता है, अलग अलग जाते हैं तो। अब पेट्रोल का दाम देखिए ना, बिहार का राज्य का अलग होगा प्राइस, दिल्ली में जाएगा तो अलग हो जाएगा, केरल में जाएगा तो अलग हो जाएगा। सबसे आसान देखिए उदाहरण दे रहे हैं पेट्रोल का, गाड़ी में जो भरवाते हैं हर जगह देखिए क्या है, क्यों है अलग अलग? सरकार टैक्स अलग अलग ले रही है, कोई सरकार ज्यादा ले रही है, कोई सरकार कम ले रही है राज्य का, इससे क्या दोनों का अंतर है। उसी प्रकार यहाँ भी है, क्या कह रहा है कि पूरे राष्ट्र में एक कीमत रखो भाई, तो डाटा में क्या होगा, तब दिक्कत नहीं होगा। जो सामान दिल्ली में 10 रुपया में बिक रहा है वो बिहार में भी 10 रुपया में, वो तमिलनाडु में भी 10 रुपया में बिकेगा, तो क्या दिक्कत होगा? नहीं होगा। तो वही कह रहा है पूरे राष्ट्र के क्या है, एक मापदंड अपनाया जाए, मगर ये पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव नहीं है। जिससे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का सही मूल्यांकन किया जा सके, इससे क्या होगा, राष्ट्र का सही आंकड़ा मिल पाएगा, मगर ये संभव नहीं है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन खर्च तो अलग बढ़ ही जाएगा ना। अगर दिल्ली से मान के चलिए कोई गुजरात में सामान बना तो दिल्ली में जाकर ट्रांसपोर्टेशन खर्चा अलग होगा, बिहार का अलग होगा, क्योंकि जैसे दूरी बढ़ेगा तो दाम तो बढ़ ही जाएगा ना ट्रांसपोर्टेशन में, तो अंतर तो आ ही जाएगा। तब उसके लिए सरकार सब्सिडी देगी तभी ना बैलेंस होगा, नहीं तो दाम तो ऊपर नीचे हो ही जाएगा। देखिए, विकास में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान,
किसी भी राष्ट्र की संपन्नता अथवा विपन्नता वहां के लोगों के प्रति व्यक्ति आय संयुक्त रूप से सभी व्यक्तियों के आय के योग, जिसे राष्ट्रीय आय कहते हैं, के माध्यम से जाना जाता है। ये लाइन को देखिए अच्छे से समझा देते हैं, एक बार फिर से सुनिएगा। यहाँ पर हेडिंग क्या है? विकास में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का क्या होता है? योगदान होता है। क्या क्या योगदान होता है इसको देखिए डिटेल से बता देते हैं। जैसे आदमी कमाएगा, क्या होगा? सरकार को टैक्स देगी, तभी वो राष्ट्रीय आय होगा। उसी प्रकार कह रहा है किसी भी राष्ट्रीय की संपन्नता अथवा विपन्नता क्या वहां के प्रति व्यक्ति आय से पता चल जाएगा। प्रति व्यक्ति आय कम मतलब राष्ट्रीय आय कम, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा राष्ट्रीय आय ज्यादा। सिंपल। इसको फिर से सुन लीजिए। किसी देश का क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय कम तो राष्ट्रीय आय कम, तो देश क्या कहला जाएगा? विपन्न, गरीब। और जिस देश का प्रति व्यक्ति आय ज्यादा उसका क्या होगा? राष्ट्रीय आय भी ज्यादा होगा, क्योंकि आदमी ज्यादा कमाएगा तो क्या सरकार को टैक्स भी तो दे देगा ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? संपन्न कहलाएगा। आदमी खर्चा करेगा ही जब पैसा होगा तो, नहीं होगा। और जब खर्चा करेगा तो क्या होगा? नया नया फैक्ट्री खुलेगा और सामान मार्केट में आएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, खर्चों का तभी ना। अब खर्चे नहीं होगा, आदमी के पास पैसे नहीं होगा तो क्या होगा? फिर प्रोडक्शन भी कम होगा, फैक्ट्री भी कम खुलेगी, तो राष्ट्र क्या होगा? विपन्न होगा ना। योग से यहाँ फिर से देखिए, किसी राष्ट्र क्या संपन्नता अथवा विपन्नता वहां के लोगों के प्रति व्यक्ति आय संयुक्त रूप से सभी व्यक्तियों के आय के योग, जिसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। सभी व्यक्ति जिस देश का क्या होगा उसका जितना भी प्रति व्यक्ति आय होता है सभी को क्या होता है? जो योग जोड़ा जाता है, उसी से पता चलता है कि उस देश का क्या राष्ट्रीय आय क्या है। उसी से पता चलता है कि वो राष्ट्र संपन्न है या गरीब है। राष्ट्र के विकास के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं वह उस राष्ट्र की सीमा क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों की उत्पादकता अथवा उसकी आय को बढ़ाने के माध्यम से की जाती है। और ये जो राष्ट्रीय आय क्या होता है? देश के अंदर मापा जाता है। देश के अंदर मतलब देश के अंदर उसके जितने व्यक्ति प्रति व्यक्ति है उसको मापा जाता है, देश के बाहर नहीं। देश के बाहर नहीं, देश के अंदर जो सीमा के, जैसे भारत का देख रहे हैं नक्शा, ये तो देश के अंदर जो है ना जितना भी आय हो रहा है उसको मापते हैं, उसको राष्ट्रीय आय के रूप में मापते हैं। राष्ट्र की सीमा क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों की उत्पादक अथवा उनकी आय को बढ़ाने के माध्यम से की जाती है। वर्तमान युग में प्रत्येक देश अपने अपने तरीके से विकास की योजना बनाती है और क्या एक बार पता चल जाता है डाटा इकट्ठा करके कि हमारे राष्ट्र में क्या है, प्रति व्यक्ति आय इतना है, तो सरकार सोचेगी ने कि अभी 1 लाख है तो उसको कैसे 2 लाख करे, 4 लाख करे, उसके अनुसार क्या करेगी सरकार? योजना बनाएगी। जब आदमी को पता रहेगा कि मेरा कमजोरी क्या है तभी उसको दूर कर पाएगा। तो वैसे ही सरकार को डाटा इकट्ठा रहेगा, पता चलेगा नहीं कि हाँ कि हमारे लोगों में क्या है, राष्ट्रीय आय कम है तो किस कारण से कम है, प्रति व्यक्ति आय कम है तो किस कारण से कम है, तो उस पर काम किया जाएगा, फैक्ट्री लगाया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, किस क्षेत्र में संभावना रोजगार की ज्यादा है उसको लाया जाएगा। तभी ना जब आदमी को पता रहेगा कि कमजोरी क्या है तभी ना उसको दूर किया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आज का क्लास यही तक रहता है। इसका अगला पार्ट जल्द ही आपको मिल जाएगा। तब तक अच्छे से तैयारी कीजिए, पढ़िए अच्छे से, शांति से त्योहार मनाइए दुर्गा पूजा का। तो नवरात्रि का आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।